गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी पिछली कक्षा में हिंदी के क्लास में स्पर्श भाग 1 से पढ़ रहे थे और जिसमें हमने पहला रामलाल शर्मा द्वारा लिखित धूल के बारे में पढ़े और समझे हैं और दूसरा यशपाल द्वारा लिखित दुख का अधिकार भी पढ़कर समझ चुके हैं और तीसरा बेचेंद्री पाल जिसमें स्वयं बेचेंद्री पाल अपने बारे में एवरेस्ट शिखर यात्रा के बारे में चर्चा करके बताई है, ये भी पढ़कर हम समझ चुके हैं। तो आज हम आगे चैप्टर नंबर 4 शरद जोशी द्वारा लिखित तुम कब जाओगे अतिथि पढ़कर समझेंगे। इसका फिल्म भी आया था, यदि आपने देखा है तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी। यह शरद जोशी द्वारा लिखित तुम कब जाओगे अतिथि। तो आज हम पढ़कर जानेंगे कि शरद जोशी ने अतिथि के बारे में क्या बताना चाहे हैं कि अतिथि पहले भगवान का रूप माना जाता था और अभी अतिथि को क्या मानते हैं। तो इसके बारे में जिक्र करके शरद जोशी जी हमें तुम कब जाओगे अतिथि के माध्यम से बताना चाहे हैं। तो चलिए अब हम पाठ पढ़ते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं और आगे हम समझते हैं। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। इनका बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक यह सरकारी नौकरी में रहे, फिर इन्होंने लेखन को भी आजीविका के रूप में अपना लिया। इन्होंने आरंभ के कुछ कहानियां लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग्य लेखन की करने लगे। उन्होंने व्यंग्य लेख, व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य कालम के अतिरिक्त हास्य व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों की पाठकथाएं और संवाद भी लिखे। हिंदी व्यंग्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी भी एक हैं। शरद जोशी की प्रमुख व्यंग्य कृतियां हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इलियां, तिलसम, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन। 2 व्यंग्य नाटक है अंधों का हाथी और एक था गधा। एक उपन्यास है मैं केवल मैं उर्फ कमलमुख BA। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है। मुहावरों और हास परिहास का हल्का स्पर्श देखकर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है। धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण कुछ भी शरद जोशी की पैनी नज़र से बच नहीं सका है। इन्होंने अपनी व्यंग्य रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण किया है। पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी होता है और बहुत कुछ सोचने को विवश भी। प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले आते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते, भले ही उनका टिके रहना मेजबान पर कितना ही भारी क्यों ना पड़े। अच्छा अतिथि कौन होता है? वह जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए और 1-2 दिन मेहमानी कराने विदा हो जाए, या वह जिसके आगमन के बाद मेजबान वह सब सोचने को विवश हो जाए जो इस पाठ के मेजबान निरंतर सोचते रहे। हम लेखक शरद जोशी के बारे में विस्तार से समझ गए हैं, उसका परिचय के बारे में जान गए हैं, हमें जानकारी मिल गई है। अब हम पाठ की शुरुआत करने से पहले
पाठ का संक्षिप्त सारांश जानेंगे। प्रस्तुत पाठ में हम तुम कब जाओगे अतिथि के बारे में जानेंगे। इस कहानी को लिखा है शरद जोशी ने। इस कहानी में कहानीकार ने उस घर का चित्रण किया है जहां बिन बुलाए अतिथि ज्यादा दिनों तक रहते हैं। अतिथि का ज्यादा दिनों तक रहना परेशानियों का कारण बन जाता है। इन परेशानियों को शरद जोशी ने व्यंग्यात्मक रूप से इस कहानी में दर्शाया है। लेखक के घर पर एक अतिथि 4 दिनों से रह रहा था। लेखक कहते हैं कि हे अतिथि, तुम्हें देखते ही मेरी बटुआ कांप गया था। फिर भी तुमने भरसक मुस्कान के साथ तुम्हारा स्वागत किया। रात के डिनर को मध्य वर्ग में भोजन के रूप में पेश किया गया। लेखक ने सोचा था कि अतिथि सुबह चले जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। दोपहर के भोजन को लंच बनाया, रात्रि को सिनेमा भी दिखाया। लेखक ने सोचा था कि अतिथि सुबह चले जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। लेखक कैलेंडर बदल बदल कर अतिथि को जाने का संकेत दे रहे थे। अतिथि को तीसरे दिन कपड़े धुलने के लिए धोबी को दिया गया। चौथे दिन कपड़े धुलकर आ गए, पर अतिथि कपड़े धुलकर आने के बाद भी नहीं गए। लेखक और अतिथि के बीच सौहार्द खत्म हो चुका था। लेखक अतिथि के इस तरह के भाव को देखकर यही कहते हैं, तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यही हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, अब दिखाई नहीं दे पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। अब इसे ना तुम हिला रहे हो ना मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। अब शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए हैं। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही है। डिनर से चले थे खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम जाओ ना अतिथि। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना? मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के बीच इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। अपने खराटों से एक और रात गुंजयमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय लोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। मेरी अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ।
मैं कोई तुम्हारे तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि। इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। या मनुष्य अपने वाली पर उतरे, उसके पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? लेखक को लगने लगा अब तुम्हें गेट आउट कहकर अतिथि को बाहर करना ही पड़ेगा। इस प्रकार हम पाठ का संक्षिप्त सारांश समझ चुके हैं कि लेखक हमें प्रस्तुत पाठ के माध्यम से क्या बताना चाहा है। शरद जोशी ने इस कहानी के माध्यम से उस घर का चित्रण किया है जहां बिन बुलाए अतिथि ज़्यादा दिनों तक रहते हैं। अतिथि का ज़्यादा दिनों तक रहना लोगों के लिए परेशानियों का कारण बन जाता है। इन परेशानियों को शरद जी ने व्यंग्यात्मक रूप से इस कहानी में दर्शाया है। तो अगली कक्षा में हम इस कहानी के बारे में विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि कवि ने किस प्रकार इस कहानी का जिक्र करके हमें व्यंग्य रूप से अतिथि के बारे में बताना चाहा है, जिसे हम अतिथि को भगवान मानते हैं। पर इस कहानी के माध्यम से अतिथि के बारे में कवि जी हमें क्या बताना चाहा है, इसके बारे में हम अगली कक्षा में विस्तार से पढ़कर समझेंगे।